अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जियो पार्लियामेंट के साथ मैं हूं अरशद वहीद चौधरी। लाहौर में पंजाब पुलिस की तरफ से साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ और उनके 40 रहनुमाओं के खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज किया गया और ये मुकदमा रात यानी कि अलल सुबह 2:25 पर एक शहरी बदर रशीद की दरख्वास्त पे दर्ज किया गया। लेकिन इसमें सबसे अहम पहलू ये है कि इस मुकदमे में वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फ़ारूक हैदर ख़ान साहब को भी नामज़द किया गया है। राजा फ़ारूक हैदर साहब जो हैं उन्होंने इस मुकदमे के हवाले से अभी तक बराह रास्त कोई उस तरह इजहार नहीं किया रद्द-ए-अमल का, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आज हम उनसे इस मुकदमे के हवाले से जानें, क्योंकि इसमें पहली दफ़ा हुआ है पाकिस्तान की तारीख़ में कि आज़ाद कश्मीर के किसी सिटिंग वज़ीर-ए-आज़म को इस तरह पाकिस्तान में किसी FIR में नामज़द किया गया हो। तो हमारे साथ मौजूद हैं आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राजा फ़ारूक हैदर ख़ान साहब। बहुत शुक्रिया राजा साहब, आपने अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाला। राजा साहब, पाकिस्तान में एक FIR में अपना नाम बतौर बागी इस जुर्म के तहत दर्ज होने पे कैसे एहसासात हैं आपके? शुक्रिया जी अरशद वहीद साहब। मैं जा रहा था यहाँ से मुजफ्फराबाद से मानसर, तो रास्ते में पता चला कि मेरा भी नाम जो है वो उस FIR की जो फहरिस्त है उसमें शामिल है। और उसमें यह है कि एक दिन पहले मैंने एक ट्वीट किया था, उसको मुझे नहीं पता था कि मैं भी इसी में हूँ। तो वो मुझे इस बात का दुख है। गुजारिश करना ये चाहता हूँ आपसे कि ये इस तरह के मतलब चार्जेस फ्रेम करना जो है मुल्क के अंदर, एक शख्स जो 3 दफा वजीर आजम रहा हो, चलिए बात नहीं छोड़े, तो 3 जो रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल हैं, 2 का तो मुझे पता है वो कोर कमांडर भी रहे हैं जी। तो मतलब है फिर क्या बाकी क्या बचता है उसमें, मुल्क के अंदर के वो लोग भी जो है वो उसमें उनको शामिल कर दिया गया। तो जहाँ तक मैंने सुना जी कि मेरा नाम जो है जी वो तफ्तीश करके निकाले। क्या तफ्तीश करने मेरी? मैंने कब कहा किसी को मेरा नाम निकालो? रखो बीच में बाकियों के साथ। अब वो जी तफ्तीश करके निकाले हैं। वो फैज कर रही है कि बने आले बस मुद्दई भी मुनसफ भी, किसे वकील करे किसे मुंसफी चाहे। अब ये है कि लिखने वालों को उन्होंने लिखवाया है, उनको ये इल्म नहीं कि आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म जो है वो पाकिस्तान का इस चार्जेस में आएगा। इससे बड़ी बदकिस्मती बदबख्ती क्या हो सकती है? तो क्या आप तफ्तीश में शामिल होने के लिए तैयार हैं बतौर वज़ीर-ए-आज़म AJ के? ओ जी बिल्कुल, जिससे मुझे बुलाया मैं सरकारी गाड़ी में जाऊंगा, हथकड़ियाँ पहन कर जाऊंगा। यहाँ अपनी पुलिस को कहूँगा लगाओ मुझे हथकड़ियाँ, ले जाओ उधर लाहौर उसमें अपना थाने में या किसी अदालत में ले जाना। मेरा क्या है, मैं कोई मैं बिल्कुल मैं इस मामले में मुझे कोई इशू नहीं है जाने के लिए, ताकि कौम को भी पता चले कि आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म के साथ जिसका जीना मरना पाकिस्तान है, जिसके घर पर 1947 में हिंदुस्तानी एयरफोर्स के जासूस 2 बम फेंके, वो भी आज उस फहरिस्त में शामिल कर लिए गए। इससे ज्यादा और बेशर्मी गैरती क्या हो सकती है? और अभी 2018 में LOC के करीब आपके हेलीकॉप्टर पे फायरिंग की गई थी भारतीय अफवाज की तरफ से। जी हेलीकॉप्टर की गई, मेरा हल्का इंतखाब लाइन ऑफ कंट्रोल पर है। 2-3 बार उनकी फायरिंग से भी बचा हूँ, स्ट्रेट जो उन्होंने फायरिंग की। मतलब है मैं देखिए बात यह है कि हमारा मुस्तकबिल पाकिस्तान से वाबस्ता है। हमने साल 44 में जब कायद-ए-आज़म तशरीफ आए तो उसका तुम्हारे बुजुर्गों ने पाकिस्तान के साथ अपने आप को वाबस्ता किया। किसी शख्स किसी हुकूमत की वजह से नहीं हम, हमने तो बानी पाकिस्तान के साथ अपने आप को किया वाबस्ता। और इंशाल्लाह ताला इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारी जो है वो कोई हमें शकरंजी होगी। हम पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम की हिमायत हासिल है, तो इससे कि जी हमारे कोई इरादे बदल जाएंगे या हमें अंदर कोई कमजोरी आएगी पाकिस्तान के साथ अपनी कमिटमेंट की, इंशाल्लाह वो कमिटमेंट जब तक जिंदा है वो उस जारी रहेगी। और मेरी एक ख्वाहिश है मरने से पहले कि मैं एक आज़ाद शहरी की हैसियत से अपनी माँ के घर जा सकूं श्रीनगर, पाकिस्तान का परचम वहां पर लहरा सकूं श्रीनगर, उस बदामी बाग में 15th कोर के हेडक्वार्टर पर लहरा सकूं, गुपकार जो हरि सिंह का महल था उसके ऊपर लटका सकूं, उन श्रीनगर की गलियों में घूमूं अपना और आज़ाद कश्मीर का परचम लेकर मैं घूमूं उधर। तो राजा साहब, वफाकी जो हुकूमत है उनकी तरफ से और जो सूबाई हुकूमत है पाकिस्तान की, उन्होंने तो इस FIR से लातल्की का ऐलान किया है और उनका कहना है कि वो इस तरह के किसी भी सियासी रहनुमाओं के खिलाफ और ख़ास तौर पे वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ इस तरह की FIR दर्ज करवाने पे बिल्कुल यकीन नहीं रखते और उनका इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ये एक आम शहरी की तरफ से दर्ज कराई गई है। तो क्या आप वफाकी और सूबाई हुकाम की तरफ से इस वजाहत पे मुतमईन हैं? अभी आज मैं सुबह टीवी पे देख रहा था
कि लोग FIR दर्ज नहीं करा रहे, सैकड़ों लोग, और वो लाहौर जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फिर रहे हैं कि जी हमारी FIR दर्ज करवाई जाए। तो ये FIR दर्ज कैसे हुई? इसके अंदर जो दफात हैं ये आम आदमी दर्ज करवा सकता है ये? तो ये जिसमें पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम, उसके बाद वजीर दफा, मेंबर नेशनल असम्बली, 3 रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल, मुझ नाचीज को, उसके अलावा और दो साबिक वजीर आजम उनको, तो ये वैसे दर्ज हो गई है ये FIR। मुझे अफसोस इस बात का है कि हुकूमत पाकिस्तान के किसी जिम्मेदार शख्स से कहते हैं जी वो तफ्तीश करके निकालेंगे। वो किसने कहा आपको तफ्तीश कर निकालो? कोई 2 लाख सिर्फ टेलीफोन करके कह देते हैं मदद चाहते हैं, ये गलत हो गया। इतनी भी तौफीक नहीं हो सकी इनको। तो तो राय बाकी साहब क्या आप रखे बेशक, राय साहब आप क्या समझते हैं, मैं नहीं अब किसी आपके को मेरा नाम नजदीक, निकाल। राय साहब आप क्या समझते हैं कि आपके नजदीक ये FIR दर्ज करवाने के पीछे किसका हाथ हो सकता है? आप किसको मुर्द इल्जाम ठहराएंगे? देखिए, इसको जिसको वतन अजीज पाकिस्तान जिस मुश्किलात के शिकार है, इसराइल जो है वो गल्फ के अंदर आ चुका है, मैंने यानी उसके बॉर्डर पाकिस्तान के करीब आ गए में। अफगानिस्तान के साथ भी मामला ठीक नहीं, हिंदुस्तान के साथ भी मामला ठीक नहीं, आपके सामने है। तो इसको जो वतन अजीज को जो यकजहती चाहिए, ये इन चीज़ों से यकजहती होती है। एक साहब है जो रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके करते हुए एक जमाने कहते थे मियाँ जी तुन के रखो, तो आज वो जो दूसरी तरफ से बोल रहे हैं। तो कहने का मकसद ये, इस तरह के लोगों का कुछ स्टेक पर नहीं है। ये कल पता क्या कहेंगे, और जी हमने खान को बहुत समझाने की कोशिश की थी, हमारी बात नहीं है जी हम जा रहे हैं। तो इस तरह के लोग इर्द गिर्द रख के जो है आप में हुकूमत करना चाहिए, ये मुमकिन नहीं है। हमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, मेरे लिए पाकिस्तान का कोई भी वज़ीर आज़म हो, कोई भी हो वज़ीर आज़म, मेरा लाख मुखालिफ से मेरी जमात का मेरे लिए काबिल एहतराम है, चूंकि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म। मैंने जैसे इमरान खान साहब से पहले मुलाकात की तो उससे यही अर्ज किया था कि आपके साथ सियासी इख्तलाफात अपनी जगह पर, पार्टी मेरी लीग है, लीडर मेरा नवाज शरीफ, आप में वज़ीर आज़म है। तो वो कुछ कहने लगे, मैंने कहा नहीं, मैं अपनी सियासी वापस के ऊपर कंप्रोमाइज करने वाला आदमी नहीं हूँ। तो बात यह है कि ये बड़ा नाजुक रिश्ता है पाकिस्तान का और आज़ाद कश्मीर की हुकूमत का, कश्मीर के साथ पाकिस्तान का। तो इस तरह इन रिश्तों को जो है ना, इस तरह की बातें करके जो है, यानी मेरा कुछ नहीं गया, पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पर मेरा नाम आया, दुनिया के अंदर आया, कहाँ कहाँ आया। तो राय साहब जैसे आपने भी कहा कि ये एक दो लफ्ज बोल देते और FIR से नाम निकल सकता था, तो क्या एक FIR दर्ज होने के बाद आप वज़ीर आज़म हैं वहाँ के, तो क्या सूबाई वज़ीर आला या गवर्नर या वज़ीर आज़म पाकिस्तान के कहने पे अब ये FIR जो है बगैर तफ्तीश किए हुए उसमें से आपका नाम निकाला जा सकता है? देखिए, जब बात यह है कि जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान टीवी पर ये इंटरव्यू दें कि जी मियां नवाज शरीफ के पीछे हिंदुस्तान है, तो फिर बाकी बात को रहती नहीं। फिर लोग इसी तरह फिर करते हैं, इसी तरह की FIR दर्ज भी करवाते हैं, इस तरह की बात करते रहते हैं। बाकी मैंने कब किसी से मेहनत की कि मेरा नाम खारिज करे? बिल्कुल रखे मेरा नाम, किसने कहा आपको? मैंने कब कहा? ये मैं टीवी के तवसत से कहता हूँ, मुझे कोई जरूरत नहीं, बेशक रखे मेरा नाम उसमें से। ये इधर से उधर जाना कि जी वो सामने आते भी नहीं और मतलब वो छुपते भी नहीं। छुपते भी हैं और सामने आते भी नहीं है। हाँ जी, तो इस तरह की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी पाकिस्तान से कमिटमेंट पे कोई फर्क नहीं हुआ, राय बराबर के, और मेरी कमिटमेंट स्ट्रांग हुई है पाकिस्तान के साथ। राय साहब इसमें अगर हम दफात देखें जो लगाई गई हैं, इसमें 121A की दफात है, 124 है जो बगावत को डील करती है, पाकिस्तान के खिलाफ ऐलान जंग की दफ़ा है 121 से, 120 जो है वो उम्र कैद के हवाले से है, 120A फिर क्रिमिनल साजिश है, 120B क्रिमिनल साजिश है, 123A है जो है वो तख्लीक पाकिस्तान और पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के खिलाफ एक्ट के हवाले से दर्ज होती है, 124 जो है इसी तरह सदर और गवर्नर जो है उनके दायरा इख्तियार जो उनको काम करने से रोकने के हवाले से है, 153A जो है वो मुख्तलिफ ग्रुपों को दुश्मनी के हवाले से उनको तरगीब देने के हवाले से है। तो इतनी सख्त दफ़ात जो हैं, तकरीबन ये कोई 8 के करीब दफ़ात हैं। फिर इसमें एक पीका के तहत जो एक दफ़ा है उस पर भी लागू वो भी की गई है। तो इतनी सख्त दफ़ात जिसकी सज़ा जो है वो बगावत की आपके सामने, पता है आपको क्या सज़ा है और उम्र कैद, और फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप तो फर्दर सिर्फ वही रह जाता है आर्टिकल 6 वाला। तो इन दफ़ात के हवाले से क्या कहेंगे? मैं आपसे अर्ज करूं, लगाने वालों को मेरे पिछले बैकग्राउंड का नहीं पता। हमने मुगलों के खिलाफ भी जंग लड़ी है, पठानों के खिलाफ लड़ी है, सिखों के खिलाफ भी लड़ी, डोगरों के खिलाफ भी लड़ी हुई है जंग। और हमारे बेशुमार जो है ना ये लोगों को ये फांसियां दी गई हैं इस कश्मीर का, तो मैंने कभी तस्करा नहीं किया इस बात का जी। तो बात यह है कि वो इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इखलाकी दिवालियापन का और मुल्क दुश्मनी का इससे बड़ा सबूत कोई नहीं है जो FIR दर्ज की गई। ये पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ ये FIR दर्ज की गई है। ये पाकिस्तान की उस मोहब्बत में हम पर ये इल्ज़ाम भी जो है ना ये लगा दिया गया। ये चलता रहता है, ये इस तरह की बातें, वक्त तब्दील हो जाता है। लेकिन यह है कि जिन्होंने ये हरकत की है, ये जिनसे करवाई गई है,
या जो लोग इसके पीछे छुपे हुए हैं जो सामने नहीं आ रहे, तो ये उन्होंने पाकिस्तान की साथ जो इस खित्ते के अंदर जो है रिश्तों को कमजोर करने के लिए एक झूठी साजिश की, एक भयानक साजिश की है। जो एफआईआर दर्ज हुई इसके असरात क्या होंगे, इस हवाले से भी हम बात करेंगे, लेकिन अभी एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद राजा फारूक हैदर साहब जो कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर हैं, उनसे ये गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। तो राजा फारूक हैदर साहब, ये जो दफ़ात मैंने जिनका जिक्र किया था, इनमें मैंने कहा कि एक पीका की दफ़ा जो है उस कानून के, उस एक्ट के तहत भी आपके ख़िलाफ़ जो है वो आयद की गई है और उसकी सज़ा भी 14 साल तक कैद है। लेकिन ये वो कानून है जो आपकी यानी कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में 2016 में ये बनाया गया था, और उस वक्त बड़े जो इंसानी हकूक़ के लोग थे, तंजीमें थी, साफ़ी थे, उन्होंने एहतजाज किया था कि आज़ादी इजहार पे कदगन लगाने के हवाले से है। तो क्या कहेंगे कि आज जो कानून खुद मियाँ नवाज शरीफ साहब ने बतौर वज़ीर आज़म बनवाया, आज उसी की जद में वो खुद आ गए? ऐसा है जी, कानून साजी के वक्त बड़ी एहतियात करने की जरूरत है। मसलन एक सबको अफसोस है कि उन्होंने ये जो 62, 63 आज़ाद कश्मीर में नहीं है ये, यानी ये मैं आपसे अर्ज करूं कि ये ऐसी एक कानून है कि इसमें यह अदालतों पर मुनसर है किसको वो उस पर सजा देते हैं या किसको जो है वो इसमें पाक साफ डिक्लेयर करते हैं। इसी तरह बहुत सारे ऐसे कानून बने थे। बात यह है कि जो अभी जो सोच पैदा हुई है पाकिस्तान के अंदर कि इस तरह की चीज़ों से बरात हासिल की जाए, अल्लाह करे कि जो लोग नई जो जब आएंगे, जो इधर इस मुल्क में इंतखाबात होंगे, इन सारी चीज़ों पर गौर फिक्र किया जाएगा। इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है ना 73 का कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको दोबारा से ठीक करने की ज़रूरत है, ताकि इस तरह की चीज़ें जो इनको मैं ड्रैकोनियन लॉज कहता हूँ, हमारी हुकूमत ने बनाए, कोई और बनाए। राय साहब, ये जो एफआईआर दर्ज हुई है, आप क्या समझते हैं कि इसकी इम्प्लीकेशंस क्या हो सकती हैं कश्मीर कॉज के हवाले से, और जो इस वक्त वहाँ पे आपके कश्मीरी अवाम जो हैं वो इसको किस तरह देख रहे हैं, और क्या इससे कोई जज्बा, उनके जज्बे तो मान नहीं पड़ेंगे? मैंने आपसे अर्ज किया ना कि जज्बे तो मान नहीं पड़ेंगे, लेकिन ये है कि दुख और अफसोस जरूर होगा लोगों को कि जो लोग पाकिस्तान के नाम लेवा है। बात यह है कि इधर बादर मिलत को आपको पता है ना कि बादर मिलत को भी गोदार डिक्लेयर किया गया, बड़ी लंबी फहरिस्त है वो, तो अब उसमें इजाफा होता जा रहा है। ठीक है, लंबी फहरिस्त, और बहुत सारे लोगों को ये इसमें इजाफा हुआ है। तो ये मतलब है, ये चीजें जो है ना, ये एक ऐसी मज़ाक़-ए-ख़ेज़ किस्म की चीजें, ये चीजें जो है ना, ये मुल्क की यकजहती को पैदा नहीं करती, इसको कमजोर करती है। ये हर एक को डिक्लेयर कर रहा है, कभी किसी सिंधी को, कभी किसी बलोच को, कभी किसी पश्तून को, कभी अब पंजाबी भी इसकी जद में आ गए, जो जिनको कहा जाता है जी सबसे बड़े पाकिस्तान के ये हम ही हैं। तो बात यह है कि कश्मीरी हम जो है वो, हमारा किबला काबा पाकिस्तान है, ये हमने अपने आप को पाकिस्तान से जोड़ा हुआ। मुझे परेशानी इस बात की थी कि अगर इधर 3/4 लोग मोदी के एजेंट है, तो मेरा मुस्तकबिल कहाँ, जो एंटी इंडिया है पाकिस्तान के अंदर, मैं कहाँ जाऊंगा? आपने ट्वीट भी किया इस हवाले से। अगर मोदी के दोस्त हैं, मोदी का यार है, तो मैं कहाँ जा रहा हूँ? मेरा मुस्तकबिल क्या? मुझे तो इस चीज की तकलीफ है ये। राय साहब, लेकिन यहाँ मैं ये भी पूछना चाहूंगा कि आप आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म हैं, इस वक्त आप नहीं मुनासिब समझते, या आपको भी ये थोड़ा सा कुछ लिमिटेशंस का ख्याल नहीं रखना चाहिए कि अगर साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ बेशक आपकी पार्टी के कायद हैं, लेकिन आपकी इस वक्त एक बतौर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर एक बिल्कुल गैर जानबदार पोजीशन होनी चाहिए, और आपको किसी सियासी जमात की किसी भी इस तरह की तकरीब में नहीं जाना चाहिए जहाँ पे पॉलिटिकल इंगेजमेंट्स हों? मेरा मुस्तकबिल पाकिस्तान के साथ वाबस्ता है, और इससे पहले भी जब PNA बनी थी, तो जो उसको की जमात थी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, जिसमें हम सब थे, वो PNA का हिस्सा थी जी। सराद खान साहब हमारे उसको गए थे, फिर MRD में भी गए, MRD के चेयरमैन भी बने। तो पाकिस्तान के अंदर जो भी कोई ऐसी जब वक्त आता है, तो उसमें हम बरारास्त जो हम उसी तरह से मुतासर होते हैं जैसे पाकिस्तान को कोई और सूबा मुतासर हो, इसलिए कि हमने अपने आप को पाकिस्तान से व्यवस्था किया हुआ है ना। तो हमने उधर क्या बात हुई थी? उधर ये बात हुई थी आइन के मुताबिक। तो अगर आइन के मुताबिक मुल्क को चलाना जो है वो गुदारी के जुमरे में आता, तो फिर क्या आइन के बगैर चला जाएगा ये मुल्क? किसी ने कोई बात ऐसी नहीं की। राय साहब, जैसे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जो हैं, साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर साहब, उन्होंने और उनके साथ जो इस वक्त पार्टी के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल है ताउल्ला तारड़,
वो दोनों खुद शादरा थाने पहुंच गए, उन्होंने कहा कि जी हम अपने आप को तफ्तीश के लिए पेश करते हैं और आए हमें गिरफ्तार करें। तो आप तो किस तरह के एडवेंचर का वो नहीं रखते इरादा, या आपको तो नहीं है कि बगैर बुलाए भी आप आ जाएं कि जी ले मैं आ गया हूं मुझसे करें तफ्तीश? देखिए, मैं एक जिम्मेदार मतलब है जो है ना, ये वजारत उज़्मा की जिम्मेदारी अगर ना होती, सिर्फ मुस्लिम लीग का सरबराह होता तो मैं शायद चला भी गया होता, बिल्कुल सही। अभी मुहिम से पहले चला गया होता। लेकिन यह है कि ये एक बड़ी जिम्मेदारी है, और ये मैंने आपसे अर्ज किया, इसके बड़े दूरस्थ नताइज बरामद होंगे अगर मैं इस तरह की बात करूँ। हाँ, अगर उन्होंने मुझे बुलाया तो मैं जरूर जाऊंगा मैं, और बिल्कुल जाऊंगा मैं और कहूंगा हाँ मैंने ये जुर्म किया, मुझे सजा देनी, 14 साल करना है, फांसी देनी, जो मर्जी देना दो, आओ। मैंने पाकिस्तान की हिमायत में बात करता हूँ, तो लिहाजा पाकिस्तान के हम ही जाएंगे ना, और कौन जाएगा इस मुल्क के अंदर, सजा किसको मिलनी है। मुस्लिम लीग नून जो है अब दीगर जमातों के साथ मिलके अब वो पीडीएम के प्लेटफॉर्म से जो एहतजाजी तहरीक शुरू करने जा रही है हुकूमत के खिलाफ, तो आप उसमें एक हरावल दस्ते के तौर पे शरीक होंगे? ऐसा देखिए, मेरे पास आश्वर की हुकूमत भी है, तो अभी मुझे ना पार्टी की तरफ से कोई ऐसी लाइन मिली है, तो ना भी हमने कोई फैसला किया कि हम बराह रास्त उसमें जो इस तरह शरीक हो। तो बाकी जमात की जो लीग की जो मीटिंग्स है उसमें जरूर जाएंगे, हमारी अपनी पार्टी है उसमें जरूर जाएंगे। राय साहब, ये जो इस वक्त तक जो मोदी की हुकूमत ने कश्मीरियों पे मजालम के पहाड़ डा रखे हैं, 432 दिन गुजर चुके हैं, वहाँ पे बदतरीन इस वक्त कर्फ्यू नाफिज है, तो उसके अगेंस्ट जो पाकिस्तान की तरफ से इकदाम उठाए गए हैं, अक़वाम मुत्तहिदा में मामला उठाया, हुकूमत ये दावा करती है कि 3 बार सिक्योरिटी कौंसिल में भी ये मामला डिस्कस हुआ है, और उसके अलावा भी उन्होंने जो है मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स जो है इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं UN की सिक्योरिटी कौंसिल की, उसमें भी इस मामले को उठाया है। तो आप समझते हैं कि जिस तरह इस मामले को 5 अगस्त के भारतीय इकदाम के बाद उठाया जाना चाहिए था, वो हुकूमत पाकिस्तान ने उठाया है? देखिए, बात यह है कि इस वक्त मुल्क के अंदर पोलराइजेशन है, एक तकसीम शुदा सियासी बिरादों पर मुल्क जो है वो कश्मीर की मुस्लिम नुमाइंदगी नहीं कर सकता बाहर। मैं यही बात मैंने वज़ीर आज़म साहब से भी थी, ठीक रहे थे। बात ये देखिए, मैं आपको एक आज बात बता रहा था, किसी सूबाई असम्बली में प्राइम मिनिस्टर साहब नहीं गए आज तक पाकिस्तान। हमने 4-5 से ज्यादा मरतबा जो वज़ीर आज़म के यहाँ पर इस्तकबाल किया, अपने वज़ीर आज़म का, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का, उनको मतलब उनकी उनकी उनको यहाँ पर इस्तकबाल के उन्होंने यहाँ पर खिताब किया, जरा जाए ना किसी और असम्बली के अंदर, सूबाई असम्बली के अंदर। तो ये एक वो रिश्ता है पाकिस्तान के साथ, ये एक रिश्ता है, बुनियादी रिश्ता है पाकिस्तान के साथ। दूसरी गुजारिश आपसे करना चाहता हूँ, अभी बहुत कुछ करना बाकी है कश्मीर के हवाले से। आखिरी जो मौसर करारदाद आई थी वो 98 में आई थी, हिंदुस्तान पाकिस्तान और कश्मीर के हवाले से आई थी। उसके बाद इजलास तो हुए, लेकिन कोई करारदाद नहीं आई उस हवाले से सिक्योरिटी काउंसिल की। UN जनरल असम्बली में से कुछ नहीं बनेगा जब तक कि UN सिक्योरिटी काउंसिल को करारदाद पास न करे। उसने करारदाद कश्मीर के अंदर की हुई है, पास की हुई है, तो वो है बुनियादी फोरम है जो UN सिक्योरिटी काउंसिल का। तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत कुछ करना भी बाकी है। जो कश्मीरी तवक्को रखते थे वो नहीं हो पाया, वो इसलिए नहीं पाया कि एक तो मतलब जो जिस तरह वतन अजीज में जो सियासी तकसीम में, इससे जो है ना कश्मीर के मसले के बारे में कोई मस्बत पेशरफ्त मुमकिन नहीं। मैंने यही वज़ीर आज़म पाकिस्तान से कहा था। तो मैं ये कहता हूँ कि आप सब जमातों को इकट्ठा करें, अपने अपने दाएं बाएं खड़ा करें। ये वक्त इस तरह का नहीं है जो आजकल जो जो सियासत चल रही है, इससे पाकिस्तान को कुछ नहीं मिलेगा। न इक़्तिसादी तरक्की होगी, न सियासी मामला सुधरेंगे, न दुनिया में हमारा इमेज बेहतर जाएगा। ये जो 5 अगस्त का इकदाम था मोदी का, तो उसके बाद भी आप अभी यकीन रखते हैं कि उस इकदाम के बाद कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा पाकिस्तान की कॉज को? नहीं, नुकसान तो पहुंचा। देखिए, बात यह है कि 1 साल के अंदर उससे 17 लाख गैर असली जो बाशिंदे थे उनको उसने वहाँ का डोमिसाइल दिया, उसकी डेमोग्राफी चेंज करा। तो बात यह है कि वो एक मैसेज आना चाहिए ना, जो इसको मैं समझता हूँ कि उस तरह का मौसर मैसेज अब तक नहीं जा सका, मोदी तक जाना चाहिए। ये जो जो ममालिक इस खिते के अंदर जो है वो जो अमन के ख्वाह है, उनको जाना चाहिए मस्बत अंदाज में। लेकिन यह कि हम अपने अंदर जो जो हमारे अंदर तकसीम है, इससे जो है ना बाहर असर कोई नहीं होता। राय साहब, आखिर पे ये भी बता दीजिएगा कि ये जो गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन अभी होने जा रहे हैं नेक्स्ट मंथ में, तो क्या देखते हैं कि उन इलेक्शंस के क्या असरात मुरतब होंगे इस कश्मीर के हवाले से, और इस वक्त जो सूरत हाल है इस पूरे खिते में? देखिए जी, गिलगित का जो मसला है ये बड़ा नाजुक भी है और बड़ा संजीदा सोच का इसमें इसमें बैन अवी साजिशें भी इस खिते के अंदर हैं, पाकिस्तान के मफादात भी हैं, UN रेजोल्यूशन भी हैं, गिलगित के लोगों के हकूक भी हैं। तो ये बड़ा कम्प्लेक्स है, एक इशू है। इसको बड़े सोचो समझ के साथ और
इसको इत्मीनान से इसको हल करने की जरूरत है। लोगों के अपने ख्वाहिशात हैं, उनका अपने हकूक है। उन्होंने क्या जुर्म किया कि अगर उन्हें आज़ादी हासिल की है तो उनको बुनियादी हकूक से जो महरूम रखा जाए या उनकी जो शनाख्त ना हो पाए। तो ये सारी बातें जो है ये सोच समझ कर करने की हैं। और उसमें गिलगित के जहाँ तक इलेक्शन के हवाले से है, मैंने पिछले भी कहा था, मुझे उसमें शफाफियत नज़र नहीं आती है। मैं साफ बताना चाहता हूँ आपको। और अगर इस तरह इलेक्शन कोई करवाया गया गिलगित के अंदर तो वो पाकिस्तान के मफाद में नहीं होंगे, ना गिलगित के अवाम के मफाद में। जी बहुत शुक्रिया वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फ़ारूक हैदर खान साहब कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और जो आपके खिलाफ FIR दर्ज हुई उस हवाले से आपने अपना मौक़िफ़ भी नाज़रीन के सामने रखा। बहुत अहम गुफ्तगू सुनी नाज़रीन आपने वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर की, जो ये कहते हैं कि इस FIR के दर्ज होने से उन्हें दुख तो ज़रूर हुआ है, लेकिन पाकिस्तान के साथ उनकी कमिटमेंट, उनका जीना मरना, उनका जो इस हवाले से अज़म है उसमें मज़ीद इजाफ़ा ही हुआ है और वो इस पर इंशाअल्लाह कारबंद रहेंगे और कश्मीर की आज़ादी के लिए उनकी जद्दोजहद मज़ीद तेज़ होगी। जियो पार्लियामेंट का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। इजाज़त दीजिए। प्रोडक्शन टीम खलीक अहमद और रिजवान शाह के साथ अल्लाह हाफ़िज़।